लेवल पे आगे बढ़ रही है उसका भी नॉलेज बढ़ेगा। तो मैं इस प्रेजेंटेशन को स्टार्ट कर रहा। आज जरूर वीडियोग्राफी के थ्रू आप एमएसटी ब्लॉकचेन को समझने की कोशिश करिए। टेक्नोसॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड द्वारा ये एक ऐतिहासिक इनोवेशन है। आइए सबसे पहले समझते हैं मास्टर स्ट्रोक टेक्नोसॉफ्ट का कंपनी ओवरव्यू। इसे मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स पोर्टल पर एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रूप में रजिस्टर्ड किया गया है। इसे मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पोर्टल पर एक स्टार्टअप के रूप में मान्यता प्राप्त है और जीएसटी और पैन जैसे महत्वपूर्ण सरकारी रजिस्ट्रेशंस के साथ पूर्ण है। आइए अब हम मास्टर स्ट्रोक टेक्नोसॉफ्ट के विजन को समझते हैं। लेयर 1 ब्लॉकचेन को रेवोल्यूशनाइजिंग बनाना, सिक्योरिटी, ट्रांसपेरेंसी और स्केलेबिलिटी पर जोर देना, उपयोगकर्ताओं और प्लेटफॉर्मों को सशक्त बनाना, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण के साथ समर्थन करना। आइए अब हम एमएसटी ब्लॉकचेन के फीचर्स को समझते हैं। एमएसटी ब्लॉकचेन एक डिसेंट्रलाइज्ड और डिस्ट्रीब्यूटेड डिजिटल लेजर है जिसका प्रयोग कोई भी और हर कोई कर सकता है। यहां कुछ मुख्य विशेषताएं हैं। एक, डिसेंट्रलाइजेशन। किसी एक पक्ष को पूरे ब्लॉकचेन नेटवर्क पर नियंत्रण नहीं होता। 2, ट्रांसपेरेंसी। ब्लॉकचेन पर सभी लेन देन सभी को दिखाई देते हैं, जो सभी साझीदारों के बीच विश्वास सुनिश्चित करने में मदद करता है। 3, गुमनामी। साझीदार अपनी व्यक्तिगत पहचान बताए बिना ब्लॉकचेन के साथ संवाद कर सकते हैं। 4, सुरक्षा। लेन देन को यांत्रिक तकनीकों का उपयोग करके सुरक्षित किया जाता है, जिससे उन्हें भ्रमण और धोखाधड़ी के खिलाफ अधिक प्रतिरोधी बनाया जाता है। 5, खुला प्रवेश। इस नेटवर्क में कोई भी शामिल हो सकता है और भाग ले सकता है, क्योंकि इसमें अनुमतियों या आमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती है। लोकप्रिय सार्वजनिक ब्लॉकचेन में बिटकॉइन और इथेरियम शामिल हैं, जिनमें कोई भी शामिल हो सकता है, लेन देन सत्यापित कर सकता है और खनन जैसी सहमति क्रियाओं में भाग ले सकता है। सार्वजनिक ब्लॉकचेन को क्रिप्टोकरेंसी, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट और विभिन्न अव्यवस्थित अनुप्रयोगों डीएप्स के लिए व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। चलो जरा और आसान भाषा में एमएसटी ब्लॉकचेन क्या है जानते हैं। ब्लॉकचेन तकनीक आज के डिजिटल युग में एक क्रांतिकारी बदलाव लेकर आई है। सामान्य रूप से ब्लॉकचेन एक वितरित डेटाबेस है जो एक सुरक्षित और पारदर्शी तरीके से डेटा को संग्रहित करता है। जब हम पब्लिक ब्लॉकचेन की बात करते हैं तो यह एक ऐसा नेटवर्क है जहां सभी लेन देन खुले और सभी के लिए उपलब्ध होते हैं। पब्लिक ब्लॉकचेन लोगों के लिए कई तरीकों से फायदेमंद है। सबसे पहले यह वित्तीय लेन देन में पारदर्शिता लाता है। प्रत्येक लेन देन एक ब्लॉक में दर्ज किया जाता है जिसे कोई भी देख सकता है। इससे धोखाधड़ी की संभावना कम हो जाती है। सुरक्षा के लिहाज से भी ब्लॉकचेन काफी सुरक्षित माना जाता है, क्योंकि यह डेटा को एन्क्रिप्टेड रूप में स्टोर करता है। इसके अलावा डिसेंट्रलाइज का मतलब है कि कोई केंद्रीय प्राधिकरण नहीं है जो डेटा को नियंत्रित कर सके। इससे लोगों को अपने डेटा पर अधिक नियंत्रण मिलता है। ब्लॉकचेन का उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में किया जा रहा है। बैंकिंग और वित्त में यह तेज और सुरक्षित लेन देन को सक्षम बनाता है। आपूर्ति श्रृंखला में यह उत्पाद की वास्तविकता की पहचान करने में मदद करता है। स्वास्थ्य सेवा में यह मरीज के रिकॉर्ड को सुरक्षित और वैलिडेटेड रखने में मदद करता है। वहीं सरकारी सेवाओं में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए भी इसे अपनाया जा रहा है। भविष्य की संभावनाओं की बात करें तो ब्लॉकचेन इंफ्रास्ट्रक्चर विकास, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, नॉन फंजीबल टोकन्स, डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशंस, गेमिंग और गेमिंग प्रोटोकॉल और डिजिटल पहचान के क्षेत्रों में क्रांतिकारी बदलाव ला सकता है। अंत में
पब्लिक ब्लॉकचेन लोगों के लिए एक ऐसा उपकरण साबित हो रहा है जो पारदर्शिता और सुरक्षा के माध्यम से कई नए रास्ते खोल रहा है। यह देखना दिलचस्प होगा कि कैसे यह तकनीक आने वाले समय में और अधिक क्षेत्रों में लागू होती है। यही MST ब्लॉकचेन का मेन उद्देश्य है। आज मैं आपको समझाना चाहूंगा कि कैसे आप MST ब्लॉकचेन के साथ जुड़ सकते हैं और MST ब्लॉकचेन के वैलिडेटर बन सकते हैं। यह एक रोमांचक अवसर है और मैं इसे सरल भाषा में आपके सामने पेश करूंगा। सबसे पहले आपको हमारी MST ब्लॉकचेन वेबसाइट www.mstblockchain.com पर जाकर बिकम एक वैलिडेटर टैब पर क्लिक करके आप फ्री रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, या तो किसी रेफरल लिंक पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। साथ ही आपको KYC करना जरूरी है। यह करके आप इस नेटवर्क से जुड़ सकते हैं और अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। साथ ही आपको मुफ्त MST ब्लॉकचेन नेटिव कॉइन एयर ड्रॉप के विकल्प द्वारा मिल जाएगा। इसके बाद यदि आपको वैलिडेटर बनना है तो आपको नोड फ्रैक्शन खरीदना होगा। इसका मतलब है कि आप नेटवर्क की सुरक्षा में योगदान देंगे और इसके बदले में पुरस्कार अर्जित करेंगे। कुल मिलाकर 42 नोड्स उपलब्ध हैं और ये 6 चरणों में रिलीज होते हैं। अब नोड फ्रैक्शन की कीमत की बात करें तो वर्तमान में इसका मूल्य 1014.72 प्लस 18% GST है। लेकिन ध्यान दीजिए, ये कीमतें समय के साथ बढ़ जाती हैं। चलिए एक नजर डालते हैं हर चरण पर। पहले चरण में ये कीमत थी 1000 प्लस GST, दूसरे चरण में ये बढ़कर 2000 प्लस GST होगी, फिर तीसरा चरण 3000 प्लस GST, चौथा 4000 प्लस GST, पांचवा 5000 प्लस GST और छठे चरण में ये 10,000 प्लस GST होगी। प्रत्येक चरण में नोट्स की उपलब्धता 7 स्टेज तक सीमित होती है। इसका मतलब है कि आपको जल्दी निर्णय लेना होगा ताकि आप इन अवसरों का लाभ उठा सकें। यदि आप नोट्स फ्रैक्शंस की मांग और मूल्य बढ़ाने की रणनीति पर विचार कर रहे हैं तो यह एक सही व्यापारिक रणनीति हो सकती है। जैसे जैसे नोट्स फ्रैक्शन की मांग और मूल्य बढ़ता है, आप इससे लाभान्वित हो सकते हैं। ब्लॉकचेन नोड धारक बनना वाकई बहुत दिलचस्प और फायदेमंद हो सकता है। आइए इसे सरल तरीके से समझते हैं। 1. नेटवर्क की सुरक्षा। यह नेटवर्क सुरक्षित रखने में मदद करता है। आप इसे और मजबूत और सुरक्षित बना सकते हैं। 2. शुरुआती फायदे। नए फीचर्स पहले से इस्तेमाल कर सकते हैं। नेटवर्क के ग्रो करने से आपके फायदे भी बढ़ सकते हैं। 3. सीखने के मौके। ब्लॉकचेन के बारे में ज्यादा सीख सकते हैं। कम्युनिटी में हिस्सा लेकर भविष्य की तैयारी में मदद कर सकते हैं। 4. इनोवेशन को सपोर्ट। नई टेक्नोलॉजी और एप्स को बढ़ावा देने में मदद मिलती है। 5. कमाई के मौके। जब आप ट्रांजैक्शन चेक करते हैं तो आपको कुछ फीस मिलती है। कॉइन्स को होल्ड करने से आप अतिरिक्त इनाम भी कमा सकते हैं। नए ब्लॉक को चेक करके आपको नए कॉइन्स मिलते हैं। 6. मूल्य बढ़ने की संभावना। जैसे जैसे नेटवर्क का इस्तेमाल बढ़ेगा, आपकी एसेट्स की वैल्यू बढ़ेगी। यकीन मानिए, ब्लॉकचेन की दुनिया में शामिल होना बहुत मजेदार और फायदेमंद है। यह आपके लिए टेक्नोलॉजी और वित्त के क्षेत्र में आगे बढ़ने का सुनहरा मौका है। कुछ नए प्रोटोकॉल की डेवलपमेंट MST ब्लॉकचेन को दूसरे ब्लॉकचेन से बेहतर बनाती है। चलो जानते हैं। तकनीक से आम आदमी को जोड़ने के प्रयासों में MST ब्लॉकचेन की योजना के तहत ये दोनों प्रोटोकॉल ब्लॉकचेन तकनीक के इस्तेमाल को अत्यंत आसान बनाते हैं और मौजूदा एप्लीकेशन को और अधिक पारदर्शी बनाने के साथ सरल इस्तेमाल में सहायक होते हैं। 1. सरल प्रोटोकॉल। यह आपके ब्लॉकचेन वॉलेट को सोशल मीडिया अकाउंट या मोबाइल नंबर से लॉगिन करने का सरल तरीका प्रदान करता है।
इसका उद्देश्य है ब्लॉकचेन एप्लीकेशन को उपयोगकर्ताओं के लिए आसानी से प्रयोग में लाना। 2. क्लिथेसिया प्रोटोकॉल। जब रैंडम नंबर की जरूरत होती है, जैसे कि लकी ड्रॉ या लॉटरी में, यह प्रोटोकॉल महत्वपूर्ण हो जाता है। यह प्रक्रियाओं को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाता है, सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक निवेदन सुरक्षित रहता है। इन प्रोटोकॉल्स के माध्यम से ब्लॉकचेन का उपयोग करना न केवल आसान बल्कि अधिक सुरक्षित और भरोसेमंद बनता है। एमएसटी ब्लॉकचेन का लक्ष्य है भारत और विश्व में ब्लॉकचेन क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति लाना। डिजिटल लेन देन के इस क्रांतिकारी सफर में हमारे साथ जुड़ें और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की दिशा में कदम बढ़ाएं। ब्लॉकचेन की दुनिया में कदम रखने का आपका निर्णय सही दिशा में बढ़ने का संकेत है और इस तरह आपको कई नई चीजें सीखने का मौका मिलेगा, जैसे ब्लॉकचेन के बारे में जानकारी प्राप्त करें, ब्लॉकचेन क्या है, यह कैसे काम करता है और इसके लाभ क्या हैं, इन सब की जानकारी हासिल करें। माहितगार बने, विषय की गहरी समझ विकसित करें ताकि आप सही निर्णय ले सकें और दूसरों को भी सही राह दिखा सकें। समझदार बने, अपने अनुभव और सीखे गए ज्ञान का सही उपयोग करें। सही को अपनाएं, प्रामाणिक और सुरक्षित प्लेटफॉर्म्स का चुनाव करें ताकि आपका अनुभव सकारात्मक और सुरक्षित रहे। ब्लॉकचेन में प्रवेश कर एक नए डिजिटल युग का हिस्सा बने। दोस्तों, अधिक जानकारी के लिए हमेशा हमारी वेबसाइट www.mstblockchain.com पर जाएं और हमारे सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जुड़कर हमसे संपर्क में रहें। दोस्तों, आप सभी ने आज का ये वीडियोग्राफी का प्रेजेंटेशन देखा, जिसमें एमएसटी ब्लॉकचेन के हर एक इंफॉर्मेशन को और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को किस तरीके से आगे बढ़ाया जा सकता है, इसका डिटेलिंग आपको दिया। और एक वीडियो मैं आप सभी के साथ में शेयर करने वाला हूँ, जो वीडियो है हमारे टीम ऑफ एक्सपर्टीज मिस्टर कमलेश नागौरी जी का और हमारे सीएमओ मिस्टर आशीष जैन जी का, जिन्होंने कुछ डिस्कशंस किए हैं और ये आप लोगों के लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव डिस्कशंस है। शायद आप लोगों ने उसको वॉच किया है, नहीं किया है, बट मैं यहाँ पे चाहूंगा कि जूम पे मैं आप लोगों को वो सारे डिस्कशंस बताऊं, समझाओ, जिस वजह से आपका ब्लॉकचेन को लेके नॉलेज अपग्रेड हो और आज एमएसटी किस लेवल पे पार्टिसिपेशंस कर रहा है, किस लेवल पे अपने टेक को आगे बढ़ रहा है, किस लेवल पे अपने प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ा रहा है, इसका नॉलेज आप लोगों को मिले। तो मैं नेक्स्ट वीडियो लाइव करना चाहूंगा और उसके बाद में पुनीत जी आप बाकायदा हमारा जो बिजनेस प्रेजेंटेशन है उसको जरूर आप आगे बढ़ाइएगा। Recording जी stopped. जी दोस्तों, मैं आप सभी के लिए वो वीडियो लाइव करने जा रहा, आप जरूर इसको बहुत बारीकी से देख लीजिएगा। Good morning, friends. Today we have a very special episode. We have with us someone who have made just witnessed India blockchain journey, but help them to shape it. Let's welcome Mr. Kamlesh Nagware. He is a co-founder of FSD Labs, co-chairman of LF Decentralized Trust. Along with that, he is also in the advisory body of IIT Madras, where he is providing a consultant in the topic of AI and blockchain. Along with that, Mr. Kamlesh Nagware is our senior advisor in MST Blockchain, where with his guidance and support, we are moving forward and working in the Indian ecosystem. Let's welcome Mr. Kamlesh Nagware. Yeah, hello everyone, and thanks Ashish and MST for inviting. And definitely in the last 10 years, we witnessed the blockchain adoption in India and global, and there's still a lot to do. So looking for the good interaction on the blockchain adoption in India.
You have been a part of this ecosystem for almost a decade now, and you are working with across all the enterprises, blockchains, digital assets, working with the policies, working with the infras, and right now you're also providing advisories to Indian government also. So let's start driven it. Yeah. So obviously, like in last 10 years, we have seen the journey of the blockchain with Bitcoin and then Ethereum come into place, and then the enterprises started looking how they can leverage the technology for solving their enterprise issues, right? And then Hyperledger came in play, but still the blockchain adoption is required more attention from the government and enterprises to the maturity level. But still, like most of the discussion on the POC or MVP level. But especially in last 2 years, something happened very good in India where we have seen the adoption stories like Digi Yatra. We have seen the Reserve Bank of India adopting the blockchain for the central bank digital currency, CBDCs, and try implementing blockchain for the spend monitoring of the cost, and lots of things is happening. And I think blockchain is all about not just only one Solidity developer. It is a complete ecosystem of the development, infrastructure, community, policy, and governance. And there, actually, we need to do a lot. Yes, I'm totally agree with that. I just want to know more about like where India is right now. If I'm talking about from the global side, so right now we are talking about the blockchain, emerging tech, or AI or quantum. Yeah. But as you are in this industry from a decade, so what you are seeing that where India is coming right now, how we can scale the things, or are we in a right position as per the global markup or global standard? Yeah. So actually, I always see the blockchain technology in two different parts. One is where we talk about the crypto and Web3 space. Another is the enterprise technology adoption. So other side is always India is doing good in terms of, just give an example about the Digi Yatra or the TRI or the RBI and many government initiative. Let's say India is running the National Blockchain Framework, right? NBF. Yes. So all this side is happening very good and we are in good place. But the other side where we need the clarity on the regulation side or the policy side, that is missing because I recently in one of the policy discussion in Delhi, which is chaired by the former Supreme Court Judge of India and national law universities and global leaders. So I think India need to define their regulatory stance. Whether sometime RBI has a different instance, SEBI is a different point of view, MIT is a different thing. And global thing, we already have a very clear regulation in Dubai, like say VARA and then what we call ADGM. Similarly, we have in Europe. But in India, there is nothing such body at the moment. And even the government, but the government is talking about it. They are discussing. They are having a policy discussion. I've been part of many some discussions where some suggestion or some blueprint is given what could be the model. But I think recently, yesterday the budget, not talking about the blockchain and the crypto is fine. But I think government, the bodies level are discussing and they are planning. But but I believe 100% like is not be pro or the against the crypto blockchain. It will be in favor of the blockchain. Government also know like they can't control the blockchain ecosystem because it's completely decentralized. So it should be regulated, not completely banned. So actually, that's my question. There's one more question from my side. That are we, as per the Indian market, are we in the same position like blockchain is equal to crypto, or blockchain is equal to technology? So, what's your perspective about the government side? Like because जैसे क्योंकि नियामक हिस्से में हम देख रहे हैं कि बाजार में पिछले कुछ सालों से हमने देखा कि हर कोई सोचता है कि ब्लॉकचेन, क्रिप्टो या बिटकॉइन या इथेरियम या सना के बराबर है, जो भी हो। लेकिन हमारी सरकार उपयोग के मामलों को बढ़ावा देने के लिए कुछ ऐसा ही काम कर रही है या केवल ब्लॉकचेन की तलाश है वो क्रिप्टो बाजार के पक्ष में, जैसे कि 39% कर है, 1% टीएस है, क्या ये केवल अपनाने के लिए है जिसके बारे में सरकार सोच रही है?
तो मुझे लगता है कि भारत के परिप्रेक्ष्य में मुझे लगता है कि उनके पास ब्लॉकचेन तकनीक उपयोग के मामले और क्रिप्टो पारिस्थितिकी तंत्र के बीच बहुत स्पष्ट अंतर है। मैं ऐसी कई चर्चाओं का हिस्सा रहा हूँ और government bodies or the departments, right, who are adopting technology and solving the problem. For example, recently I've been involved with UP government started UP program where they have mandated to create 100 blockchain startups in next 5 years, right? So it's not about creating the crypto startup; it's about the blockchain startups technically. So government now understand what is blockchain and what is crypto, but government also don't want to be in a position where this cryptocurrencies, especially even I've been part of the discussion where I think Ministry of Home Affairs was pointing some data. There's 80 to 90% of the crypto projects are fake currencies. Yes. So government want to avoid that thing. They are not in against the use cases or you build the adoption of the use cases. They always promote it. Whether you take the national blockchain framework, whether you take a different state government in India, almost 20 state government already having a blockchain policies in practice and implementing use cases. So that is there. It is not like against the crypto or against the blockchain. So if I'm talking about the outside India, about the market, so like the US market is there, European market is there. Right now, UAE and Singapore is doing very good in this space. So I like the detail space and crypto has been involved very differently in all the states. So what should India learn from this detailed global market experience? What does it come to regulate innovation and trust? I think Indian government should try to regulate and learn from the global leaders. They should learn from how the US is bringing the Clarity Act or the Genius Act, right? Because if you're not going to the tokenization or the stable coins or the asset tokenization, you will be fall behind. Yes. Right. So you need to adopt those new innovative products, innovations, right? So whether you are building on CBDCs or building on the tokenization, you need to do it. You can't completely be in different mindset compared to other global countries. So I think that India should do, and I think that's why I think even last month I given a talk to one of the clearing houses in India, ICCI, where their board member want to understand how the tokenization could be game changing for the capital market. So I think government is learning, and I think it's not like they are against it. So right now, as you are in the market, so what's your opportunity for the young builders? Like how you think that is it the right time to build something, wait for the proper regulation, or let's start building something into the space? So there are I just always divide in two parts of the technology, right? One is blockchain use cases, the enterprise adoption, and other is a crypto, digital asset and tokenization space, where you need some kind of clarity on the regulation side. But I think, what is the best thing in India? Like it's like a black box. Yeah. So you won't be any if you do something and it goes wrong. So you won't be jailed technically. So let's say tokenize, for example. So there are tokenization is already there are hundreds of startups in India who are doing it, right? And even this year the RBI hackathon having a tokenized KYC is one use case, right? So it's like they are not against it. So maybe there is no proper rules and regulation. But if you're building an innovative something, even I've been a part of a couple of stablecoin projects in India, which is even supported by RBI. Okay. They maybe heard about the Ang Finance stablecoin, ARC stablecoin, right? So if you have a good use case in taking care of the customer, because government and RBI more care about the customer protection. Yes. If you fulfilling that criteria, I think innovation is not a band in India. So another, let's say, deep tier finance is another use case which IBDIC and one startup doing, which is sitting in a sandbox of RBI and is tokenizing the invoices. Yes. So I think if you have good use case and suggesting government is allow it, but you just need to be careful
what you're doing, what you're building actually. So basically, if I'm saying in one word that let's start building some innovative things rather promoting the crypto or the crypto coins, rather promoting this kind of things. Correct. Let's start build something on L1, L2, or let's build some projects those who can come up. Correct. I mean, with the proper use cases. Yeah, proper use cases or innovation of solving some customer problems actually. Then I think everybody will support. So government will support, banks will support. Let's say stablecoin or reconciliation, CBDC on top of CBDC projects, or building let's say transparency and traceability use cases. Education credential is another very good use case. Yes. Can be explored. I think many universities in India are already doing on blockchain. Yes, might be the education use cases is there, land ecosystems are there. Yeah, land records. Yes, we can come. We should have to come with some things those who can create a proper impact in the market. Correct. I think the carbon credit is another very good. Yeah, that's a very good thing. Also for the agriculture segment, like we should build something for the agriculture farmers. That will be a very big use case. I think there are many startups already doing it, and the government is not against it. So there is a startup called Tresex in Bangalore. Mm-hmm. They're doing a couple of agri output traceability, of seed traceability with governments actually. So I think it's fantastic use case to be explored. Correct. So let's talk about the career advice. Right now in India, startups are started building something on the blockchain side. They are coming up with the proper use cases. Let's talk about the career perspective also. So like what you are going to suggest to the younger generation, those who are basically into the Web2 space, those who have worked in the Web2 space, but right now either they are trying to work into the Web3 environment or they want to build something on the Web3, work with the blockchain startups. So what will be your career advice to them? Like, is it the right time to switch their career from Web2 to Web3 space, or working with a startup is a good option for them or a bad option for them, or they should have to wait for some time whatever they are working into it, they should have to work in the same environment, and then once some regulation will come up in the market, they have to move or they have to switch. So I think at the moment this is the right opportunity to be getting, because technologies like blockchain and AI is becoming a fundamental technology. It's not just like an emerging tech at the moment. I don't consider this an emerging tech, because it is becoming the fundamental foundational layer. So now you talk about any of the new digital transformation projects, they always include blockchain and AI as one of the enabling technologies, right? So I give career ideas to whether some experienced people should adopt, learn, and the architectures or the new Web3 architecture of blockchains, so where they can be implementer of certain use cases. Because just today I was having a good call with one of the Belgium bank actually. Okay. So they are looking someone who can architect their blockchain initiatives, because banks are moving from traditional tech to the new innovative tech. Yes. So this is good opportunity for the experienced people as well, and the student always, because you are a fresh mind, you can think about the technology from the new angle and can come up with the new use cases or kind of make a good career in it. Yeah, what we have seen also that right now colleges are also taking the initiative on the blockchain side. They have opened their center of excellence. Center of excellence there, faculty development program. Even a couple of colleges, let's say in Pune itself, there is sitting the MIT is running 4-year BTech program in blockchain. So I think now this is opportunity for everyone, from student to the even senior person. Even I think not just the technology side, because people always say blockchain is just technology, but I think the marketing, community, use cases, right? The business side. Yes. We also need the people who can understand the business, understand the domain, and then convert it to the blockchain use case. Because architect or developer can't just code. They need someone to direct what to build and how to build. Let's come to, I have 2 more questions for you. First one is that we talked about the startup, we talked about the career use cases and the government also. What do you think about the VC side, like the venture investors? Like we are every startup needs investment, or every startup needs some support. So in terms of as you are into the Indian market also, so what is the VC mindset right now? Are they into invest something into the blockchain, or still they are figuring out that we should have to wait, or we should have to
I think VC side is very different. I think they don't care about the technology. They care about how their money will be 10x or 20x. So they only care about what is a good use case and what is the business model. And I think due to this AI advancement, now I think building product or building technology is not that much so much trending and so much relevant. Yes. How the founders have good profile and how they make a business out of it. Yes. So I think VC now thinking about that approach. What is the good use case of the business? Let's say I see many use cases, many startups who are having good tech but not able to raise a single money. And I see many people who have just a good idea business model, and whatever technology uses, they're able to make it money. Understood. So I just want a final closing note from your side that overall blockchain ecosystem, what is the future? What's your opinion, and how from your side how you are going to scale the things? Is there any initiative you are also taking with the governments or any of the startups, or or any of the colleges or universities you are taking initiatives? Correct. I think there are three things actually. One is about the education awareness that is still required top level of the management who understand how the blockchain is going to create the impact. Because still people say, okay, this can be done on a simple database. This mindset need to change. The blockchain is just not about the storage. It is create a complete ecosystem about the trust, transparency, traceability, auditability, automation, programmability, all cover this thing. This is first part. And second, I think ROI. No need to apply blockchain anywhere. Yeah. Until it gives a proper return of investment for any use case, then it should be considered. Yes. Whether it's a good use case or bad use case, the ROI should be the first priority. And third segment is about the technology advancement, because we still using the technologies which built 3-4 years back. Let's say Ethereum, let's say Polygon, or let's say Hyperledger ecosystem. But due to the advancement of the computing, right, where the quantum is becoming a threat to the cryptography, right? Yes. So your layers of blockchain should have a adaptability or the modularity in terms of crypto algorithms. Because let's say whatever the crypto is running today, maybe is not viable in next 5 years. So whatever system you build, that has become collapse. So even recently I seen the Jeffrey, even Bitcoin investor, who withdraw all his investment in Bitcoin and invest in gold. He said like Bitcoin can be cracked in just hours when the quantum computer become a... Yes, that's the one major thing which is circulating in the social media from past few days and few months also. Correct. That if the post-quantum cryptography should be priority for the blockchain implementation. Yes, that's a major thing. So this, I think, the three things: so education awareness, ROI of use case, and third about the technology advancement. How you can use the post-quantum cryptography or scalable architecture and standard and regulations. Not about the regulation, more about the standardization of the data structure or the formats of data, which become interoperable across the globe. Thank you so much, Mr. Kamlesh, to give us a proper insight about the blockchain use cases and the ecosystem. And I hope people can get more understand about that the blockchain is not only about the cryptocurrency or the tokens, but it's all about the technology and the proper use case, how we can scale the things, how we can make a proper use case for the environment, for the India, for the globe also. Yeah. So thank you so much, Mr. Kamlesh, to join MST Blockchain podcast. And I hope in next session we'll definitely talk about some other topics. Yeah, thank you, Ashish, and thank you, MST team. I think is fantastic talking to MST team, and I think if you have any query, you can reach out to MST Blockchain Academy. Yes, we are happy to educate and make you ready for the future. Yes. Thank you. Thank you. दोस्तों, आप सभी ने आज का ये प्रेजेंटेशन जो ऑनलाइन में था वो आप सभी ने देखा। बहुत ही नॉलेजेबल चीजें हमारे कमलेश नागौरी जी ने और हमारे आशीष जैन जी ने आप सभी के साथ में साझा किए। जी आप अवेलेबल है? मैं चाहूंगा लास्ट के 10 मिनट हमारे पास में है, आप उसमें हमारे फ्रैक्शन सेलिंग का जो प्रोग्राम है जिसमें मिनिमम टारगेट्स में
आप कैसे आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम को ला सकते हो, ये आप जरूर बताइए। और जी दोस्तों यहाँ पे एक मैं चीज आपको बताना चाहूंगा, कल शाम को 6 बजे हमारे को फाउंडर मिस्टर प्रमोद बोराटे जी एवेंजर अबाव की मीटिंग करने वाले हैं, जिसका इंडिविजुअल लिंक एवेंजर्स, वॉरियर और लेजेंड को मिल जाएगा 6 बजे शाम को। आप जरूर कनेक्ट होइए, क्योंकि आपके बिजनेस प्लानिंग के रिगार्डिंग, आपके फाइनेंशियल प्लानिंग के रिगार्डिंग और आपके विजन के रिगार्डिंग कल डिस्कशन होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जी, थैंक यू सर। और साथियों, जैसा कि आज अभी आपने एक वीडियो प्रेजेंटेशन देखा जिसमें हमारे सीएमओ जैन सर और कमलेश नागवारे सर का जो डिस्कशन था, जो कि इस लेयर 1 ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को हमें बखूबी विस्तृत रूप में हमारे को बताया गया। क्योंकि ये 10 वर्षों से जब यह टेक्नोलॉजी और ज्यादा उभर करके हमारे सामने आई, लाइक एज बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना, बीएनबी, और आज एमएसटी हमारे बीच लेयर 1 ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बन करके आई, जो कि जीएसटी, इनकम टैक्स रिटर्न और टीडीएस के साथ है। यह हमारे बीच होना एक बहुत अहम भूमिका है। आने वाले समय में, जैसा कि मैं आपको बताता आया हूं डे 1 से, कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है वो धीरे धीरे हर सेक्टर को अपने अंदर समाहित करते जा रही है। आज बैंकिंग सेक्टर, जैसा कि मैंने आपको बताया, और वही चीज विस्तृत रूप में यहाँ पे बताया गया कि आने वाले समय में यह एक इनोवेशन है, यह एक टेक्नोलॉजी है, ना कि क्रिप्टो या मनी सर्कुलेशन, मनी लॉन्ड्रिंग, ऐसे चीजों को हम यहाँ सिरे से बर्खास्त करते हैं। और ये चीज पूर्ण रूप से आपको डिस्कशन करके बताया गया। यह एक इनोवेशन है, ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि हमारे लिए एक आने वाले इस युग में एक नया कारवा स्थापित कर रही है। यहाँ पे जो भी डाटा, इंफॉर्मेशन, सूचना हम सेव करते हैं, वो हमेशा हमेशा के लिए हमारे पास सेव और सुरक्षित हो जाते हैं। उसको कोई ना मिटा सकता है, ना चुरा सकता है, ना उसको परिवर्तित कर सकता है। आज बात करूं तो आईसीआई, एचडीएफसी बैंक कंप्लीटली ब्लॉकचेन पे चल रहे हैं साथियों। डिजी लॉकर, डिजी यात्रा, जैसा कि उसमें डिस्कशन किया गया, वो सारे के सारे ब्लॉकचेन पे डिप्लॉय हो रहे हैं। आज मैं बात करूं तो ई स्टांपिंग, जो डिजिटल स्टाम्प पेपर है, हमारी टीम ऑफ एक्सपर्टीज राज कपूर सर जी ने ड्राफ्टिंग करके भारत सरकार को दिया। आज हम डिजिटल स्टाम्प पेपर का यूज कर रहे हैं, वो कंप्लीटली ब्लॉकचेन पे है। आने वाले समय में यह टेक्नोलॉजी किस कदर हमारे लिए और ज्यादा कारगर सिद्ध होगी, किस कदर हम इसको अपनाने लगेंगे, आपको और हमें पता भी नहीं लगेगा। जो भी साथी आज यहाँ पे बिकम ए वैलिडेटर्स, बिकम ए पार्टनर्स यहाँ पे सम्मिलित हुए, वो किस कदर अपने बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे। अंतिम के 10 मिनट में आपको मैं संक्षिप्त में बताना चाहता हूं साथियों, और इसे बखूबी आप समझे, क्योंकि आज जूम में जो लोग भी यहाँ हमारे साथ, जो हमारी इंटायर कम्युनिटी हमारे साथ सम्मिलित है, वो यहाँ पे बिकम ए वैलिडेटर्स आ चुके हैं। कुछ हमारे नव आगंतुक साथी हैं जो कि आज पहली बार इस जूम सेशन में आए हैं, उनका भी मैं तहे दिल से स्वागत अभिनंदन करता हूं। क्योंकि आपको जिस भी साथी ने यहाँ पे आमंत्रित किया, जिनके कहने पे, जिनके आग्रह पे आप यहाँ पे आए, आपकी लाइफ 360 डिग्री चेंज होना तय है। क्योंकि लेयर 1 ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में आपको सम्मिलित होने का वो सुनहरा अवसर मिला है, जो कि आने वाले समय में आपको एक नया कीर्तिमान, आपको एक नया इनोवेशन देगा साथियों। यहां हम इस लेयर 1 ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में सम्मिलित होकर के, बिकम ए वैलिडेटर आकर के, हम स्टेप बाय स्टेप कैसे फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर आगे बढ़ते हैं, कैसे फाइनेंशियल फ्रीडम हो सकते हैं, उसका मैं एक संक्षिप्त विवरण आपको बताऊंगा साथियों, जिसमें कि हम यहां पे इस इनोवेशन में सम्मिलित होकर के अपने सभी लेवल्स को अचीव करके किस कदर आगे बढ़ना है, वो आपको मैं विस्तृत रूप से बताना चाहूंगा। तो एक बार सर कृपया कंफर्म करें कि क्या मेरा स्क्रीन आपको दिखाई दे रहा है? यस सर, आपकी स्क्रीन विजिबल है। ओके, थैंक यू सर। तो साथियों, जैसे कि हमने आपको बताया कि लेयर 1 ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, जिसमें हम बिकम ए वैलिडेटर, आज तक किसी ने हमें यह बताने का
अवसर प्रदान नहीं किया, चाहे बिटकॉइन हो, इथेरियम हो, सोलाना हो, बीएनबी हो, जितनी भी ब्लॉकचेन्स आई, किसी ने भी हमें ये ज्ञान देने की कोशिश ना की कि हम इसमें बिकम ए वैलिडेटर सम्मिलित होकर के इस लेयर 1 ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बिकम ए पार्टनर आ सकते हैं। लेकिन पिछले 1 साल से अधिक समय से मास्टर्स ऑफ टेक्नोसॉफ्ट एकेडमी निरंतर आपको यह ज्ञान देती आ रही है कि हम इस लेयर 1 ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में बिकम ए पार्टनर, बिकम ए वैलिडेटर, इसका एक हिस्सा बनके, इसका एक ओनर बनके इसमें हम आगे बढ़ सकते हैं। साथियों, यहां मैं बात करूं कि एज ए वैलिडेटर जब हम इसमें सम्मिलित होते हैं, हमारा लेवल होता है साथियों 5% का। यहां पे फर्स्ट हम अचीवमेंट प्राप्त करते हैं 10% के लिए, तो हमें एक छोटा सा टास्क करना होता है, जो कि यहां पे हम 20 एक्टिव यूजर और 1 लाख का बिजनेस करके उसे हासिल कर सकते हैं, जहां पे हमारा लेवल हो जाता है 10% का। साथियों, 20 एक्टिव यूजर, चाहे हम डायरेक्ट करें या हमारे डायरेक्ट के डायरेक्ट हो, इंटायर कम्युनिटी में टोटल 20 एक्टिव यूजर। एक्टिव यूजर कौन होता है? जिन्होंने अपने आधार कार्ड, पैन कार्ड से केवाईसी करके, वैलेट ऐड करके एक या एक से अधिक फ्रैक्शन बाय कर लिया हो, वो एक्टिव यूजर होता है। और हमारा टोटल जो बिजनेस है 1 लाख का विदाउट जीएसटी, 1 लाख का बिजनेस काउंट होने पे हम हमारे फर्स्ट स्टेप पे पहुंचते हैं, फर्स्ट प्रमोशन पे पहुंचते हैं, वो है स्पार्टन्स, जहां हमारा लेवल होगा 10% का। साथियों, 10% में हम डायरेक्ट जो भी व्यापार व्यवहार करेंगे उससे हमारे को डायरेक्टली 10% कमीशन मिलेगा, और जो इंटायर कम्युनिटी से जो भी व्यापार व्यवहार होगा, फ्रैक्शन सेलिंग होगी, उससे हमारे को डिफरेंस का 5% मिलेगा। नेक्स्ट आता है स्पाइडर, यानी 15% लेवल। 15% को प्राप्त करने के लिए हमें थोड़ा सा मेहनत और करना पड़ता है, जिसमें कि हम हमारे 2 डिफरेंट लेग से, तो हमारे डायरेक्ट लोगों को, हमारे साथियों को अगर हम स्पार्टन्स बना देते हैं, यानी कि जैसे ही हमने अपना स्पार्टन्स का क्राइटेरिया कंप्लीट किया, यानी 10% का क्राइटेरिया कंप्लीट किया कि 20 डायरेक्ट और 1 लाख का बिजनेस, उसी तरीके से 2 डिफरेंट लेग से हम 2 हमारे साथियों को स्पार्टन्स बना देते हैं, यानी उनको 10% लेवल अचीव करवा देते हैं, तो हमारा लेवल हो जाएगा साथियों 15% का। और यहां हमें टोटल बिजनेस चाहिए वो 5 लाख का। तो एक छोटा सा टास्क है, यहां पे हमारी टीम भी अच्छी खासी बन जाती है, और यहां पे इंटायर कम्युनिटी से जितना बिजनेस होगा वहां पे हमारे को गैप कमीशन मिलेगा। जो भी हम डायरेक्ट बिजनेस करेंगे उसमें 15%, जो हमारे स्पार्टन्स हैं, जो स्पार्टन 10% पे हैं, तो स्पार्टन और स्पार्टन की इंटायर कम्युनिटी से जो फ्रैक्शन बाइंग होगा उसमें डिफरेंस का 5%। जो हमारे वैलिडेटर्स हैं, इंटायर जो साथी हैं, वहां पे जो भी व्यापार व्यवहार होगा उनसे डिफरेंस का 10% आएगा, क्योंकि वो 5% पे हैं। तो यहां पे हमारे को 5%, 10% और 15% की अलग अलग लेग से अलग अलग इनकम प्राप्त होती है। इसी के साथ नेक्स्ट जो हमारा लेवल है वो है अवेंजर्स, जहां हमें 20% के लिए आगे बढ़ना होता है, और 20% के लिए जो हमारे स्पार्टन्स हैं उनको हम स्पाइडर के लिए प्रमोट करेंगे। वो 15% पे जब पहुंचेंगे तो हमारा लेवल हो जाएगा साथियों 20% का। यहां पे हमारे को टोटल बिजनेस चाहिए 15 लाख रुपए। यहां जो भी इंटायर से हमारा बिजनेस होगा, जो हम डायरेक्ट करेंगे उसका 20%, जो हमारे स्पाइडर बिजनेस करेंगे वहां से डिफरेंस का 5%, जो हमारे स्पार्टन्स बिजनेस करेंगे वहां से हमारे को डिफरेंस का 10%, और जो वैलिडेटर्स जो हमारे डायरेक्ट में है वहां से जो बिजनेस होगा वहां से हमारे को डिफरेंस का 15% कमीशन प्राप्त होता है। यहां अगर मैं बात करूं तो हमारे बहुत से साथी ऐसे हैं जो कि पिछले 1 साल में 1 करोड़ 2 करोड़ की इनकम, वो भी व्हाइट मनी में विथ जीएसटी प्राप्त कर चुके हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है साथियों। इसी के साथ साथ कंपनी ने एक बहुत खूबसूरत इनकम हमारे को दी, वॉरियर क्लब रिवॉर्ड।
जो हमारे डिफरेंट डिफरेंट लैग से हमें अवेंजर्स क्वालिफाई करवाने हैं, यानी 20% के 2 व्यक्तियों को आगे बढ़ाना है। टोटल बिजनेस हमारा 40 लाख का होगा, तो हमें कंपनी के टर्नओवर का 1% निकाला जाएगा और सभी वेरियर क्लब अचीवर्स में बराबर बांटा जाता है। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये तकरीबन 35 से 45 हजार के बीच में ये इनकम प्राप्त हो रही है। और यहां पे इंटायर कम्युनिटी से हमारा बिजनेस चाहिए 5 लाख रुपए का पर मंथ, क्वालिफाई कंडीशन। तो बहुत खूबसूरत इनकम। और इससे भी खूबसूरत इनकम साथियों, लेजेंड क्लब। लेजेंड क्लब के लिए हमारे को 2 डिफरेंट लैग से वेरियर क्लब अचीवर चाहिए। टोटल बिजनेस चाहिए 1 करोड़ रुपए का, जो कि इस लेवल पे पहुंचते पहुंचते ऑटोमेटिक ही हो जाता है साथियों, क्योंकि हमारी इंटायर कम्युनिटी, हमारी इंटायर टीम जो है वो इतनी बड़ी हो जाएगी कि हमें ये बिजनेस है 1 करोड़ नहीं या 2, 3, 4 करोड़ रुपए तक का बिजनेस हो जाता है। यहां पे कंपनी के टर्नओवर का 2% निकाला जाता है और लेजेंड क्लब अचीवर को बराबर डिस्ट्रीब्यूट किया है। अगर इस इनकम की मैं बात करूं तो यहां पे जो लेजेंड क्लब अचीवर हैं वो 2 से 2.5 लाख रुपए पर मंथ अर्न कर रहे हैं। और इसमें भी एक छोटा सा क्वालिफाइंग कंडीशन है कि 5 लाख रुपए का बिजनेस आपकी इंटायर कम्युनिटी से होना चाहिए साथियों। तो बहुत खूबसूरत इनकम, बहुत ही शानदार अर्निंग्स यहां पे होती है। जो भी हमारे को कमीशन आता है हर मंडे को ऑटो विड्रॉल सिस्टम से हमारे बैंक अकाउंट में डिपॉजिट हो जाता है। हमें किसी का वेट नहीं करना, ना हमें विड्रॉल लगाना, अपना बैंक अकाउंट अपडेट करके छोड़ना है। हर मंडे को मॉर्निंग में ऑटो विड्रॉल लगता है और वो ऑटोमेटिक हमारे बैंक अकाउंट में डिपॉजिट हो जाता है। सबसे बड़ी बात कि लास्ट फाइनेंशियल ईयर और करंट फाइनेंशियल ईयर का जितना भी जीएसटी, इनकम टैक्स रिटर्न और टीडीएस है वो कंपनी टाइम टू टाइम गवर्नमेंट को पे कर रही है। जिन साथियों का जितना भी जीएसटी था लास्ट फाइनेंशियल ईयर में, जिन्होंने इनकम टैक्स रिटर्न भरा, उनका जीएसटी रिफंड भी हो चुका है। इसी के साथ साथियों एक चीज बहुत ही एक्साइटिंग, बहुत ही सुंदर और बहुत ही शानदार वियतनाम ट्रिप। जैसा कि जो साथी बाली इंडोनेशिया जाके आए थे वो इसको भली भांति जान पाएंगे कि एमएसटी का इंटरनेशनल ट्रिप कैसा होता है। बहुत शानदार इंटरनेशनल ट्रिप होगा जो कि 7 डेज 1 वीक का होगा साथियों। इसके लिए भी कंपनी ने एक छोटा सा क्राइटेरिया दिया, जिसके लिए 1 फरवरी 2026 से लेके 28 फरवरी 2026 तक जो भी हमारे साथी वैलिडेटर हैं, अगर वो 7 लाख रुपए का सेल्फ बिजनेस करते हैं तो इस टूर के लिए क्वालिफाई होंगे। अगर कोई भी इन्वेस्टर यहां पे 7 लाख रुपए का सेल्फ बिजनेस डाल करके भी टूर क्वालिफाई करना चाहे तो कर सकता है। दूसरा लेवल है स्पार्टन। स्पार्टन के लिए 7 लाख रुपए का सेल्फ बिजनेस हो या 10 लाख रुपए का लेवल 1 यानी कि डायरेक्ट रेफरल बिजनेस हो तो भी वो टूर क्वालिफाई कर सकता है। अगर स्पार्टन टीम बिजनेस करता है तो इंटायर टीम से 14 लाख रुपए का बिजनेस होने पे जो हमारे स्पार्टन साथी हैं वो इस टूर के लिए क्वालिफाई होंगे साथियों। नेक्स्ट, स्पाइडर के लिए 7 लाख रुपए का सेल्फ बिजनेस या 10 लाख रुपए का डायरेक्ट रेफरल बिजनेस लेवल 1 से होना चाहिए या 21 लाख रुपए का टोटल बिजनेस होना चाहिए इंटायर कम्युनिटी से। अवेंजर्स के लिए 7 लाख रुपए का सेल्फ बिजनेस, 10 लाख रुपए का डायरेक्ट रेफरल बिजनेस या 35 लाख रुपए का टीम बिजनेस। इसमें एक चीज हर एक लेवल पे ध्यान रखिए साथियों, जो भी आपके समांतर लेवल का है वहां पे अगर वो टूर क्वालिफाई करते हैं तो वो बिजनेस आपके काउंट
नहीं होगा। वॉरियर क्लब के लिए 7 लाख रुपए का सेल्फ बिजनेस, 10 लाख रुपए का डायरेक्ट बिजनेस या 55 लाख रुपए का टीम बिजनेस करने पे, इन तीनों में से कोई भी एक क्राइटेरिया कंप्लीट कर दे तो उनके लिए वो टूर क्वालिफाई हो जाएगा साथियों। अब रहा लेजेंड क्लब, 7 लाख रुपए का सेल्फ बिजनेस, 10 लाख रुपए का डायरेक्ट बिजनेस फर्स्ट लेवल से, या 1 करोड़ रुपए का टोटल बिजनेस होना चाहिए इंटायर कम्युनिटी से। लेवल के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं वैलिडेटर से लेके लेजेंड तक, तो आपके लिए बहुत खूबसूरत और बहुत ही सुनहरा अवसर है साथियों, जो कि आप इस इंटरनेशनल ट्रिप को क्वालिफाई कर सकते हैं। यहां पे आप सभी को इंटायर कम्युनिटी से मिलने का मौका मिलेगा, इंटायर बिजनेस को जानने का मौका मिलेगा। वियतनाम ट्रिप के अंदर जैसा कि बाली इंडोनेशिया में हुआ, इंटरनेशनल एक्सपो में हम गए, वास्तव में आज तक किसी भी कॉन्सेप्ट में ऐसा इंटरनेशनल ट्रिप नहीं दिया था साथियों, जो कि एमएसटी ने वहां हमारे को बाली इंडोनेशिया में एंजॉय करवाया। वियतनाम ट्रिप अपने आप में एक बहुत ही यादगार पल होने वाला है। अभी भी हमारे पास समय है साथियों कि हम इस अपॉर्चुनिटी को अपने हाथ से ना जाने दें। हम सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन फॉरेन ट्रिप बड़ी मुश्किल से हो पाता है, नहीं जा पाते हैं क्योंकि समय नहीं होता। साथियों, आज का सेशन में हमें बहुत कुछ वीडियो प्रेजेंटेशन के मार्फत जानने का मौका मिला, सीखने का मौका मिला, कंपनी का विजन मिशन जानने का मौका मिला, लेयर 1 ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी किस कदर आगे बढ़ रही है, हमारी बैक ऑफिस टीम, मार्केटिंग टीम, इनोवेटिव टीम, सभी किस कदर इस टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाने के लिए अपने अपने स्तर पे, युद्ध स्तर पे तैयारियां कर रहे हैं। हर शख्स अपने उस फील्ड को संभाले हुए है और वो निरंतर इस लेयर 1 ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को कैसे आगे बढ़ाया जाए, किस तरीके से इसमें नया इनोवेशन किया जाए, और अलग अलग सेक्टर्स में बहुत तेजी से कार्य चल रहा है। हमें यह मौका मिला, इस अपॉर्चुनिटी को हाथ से ना जाने दें। जैसा कि हमारे ग्रुप्स में आज मैसेज भी सर्कुलेट हो रहे थे कि अभी कुछ समय में 10वां नोड भी लाइव होगा, फ्रैक्शंस के प्राइस बढ़ेंगे। हमारे पास अपॉर्चुनिटी है, उसको समझें, जानें और जितना हो सके इस अपॉर्चुनिटी को बटोर लें, हाथ से न जाने दें। इसी के साथ समय हो चुका है साथियों, तो मैं चाहूंगा कि इस सेशन को यहां विराम करें और मिलते हैं कल सुबह 8 बजे मॉर्निंग सेशन में, टेक्निकल सेशन में। और कल शाम को हमारे लिए बड़ा ही सुनहरा अवसर है कि हमारे को फाउंडर, हमारे डायरेक्टर, हमारे क्रिएटर प्रमोद बोराटे सर हमारे बीच लाइव होंगे। तैयारी कीजिएगा, उस समय से पूर्व वहां पहुंचने की कोशिश कीजिएगा। बहुत अच्छा सेशन रहने वाला है। इसी के साथ मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं। मिलते हैं सुबह 8 बजे मॉर्निंग सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।